हेडलाइन ब्यूरो और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आज की सबसे बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे नीट पेपर लीक के विवाद से, जहां लगातार बढ़ते दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आई। छात्रों के आंदोलन, विपक्ष के हमले और सरकार की सख्त कार्रवाई के बीच अब शिक्षा व्यवस्था को लेकर बहस और तेज हो गई। वहीं सीजेपी की प्रदर्शन, अभिजीत दीपके की तबीयत, सोनम वांगचुक के टूटे दर और जंतर मंतर विवाद ने सियासी माहौल गर्मा दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नकल माफिया पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान, एनटीए के अधिकारियों पर कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबरों पर भी रहेगी हमारी नजर। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 25 सबसे बड़ी और जरूरी नीट परीक्षा विवाद और लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लंबे समय से विपक्ष और प्रदर्शनकारी संगठन उनकी जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे थे। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे की बात कही। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। उन्होंने पोस्ट कर कहा, पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, कॉकरोच अगर एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये इस बात का सबूत है कि अगर आप डरते नहीं हैं और इस सरकार के सामने झुकते नहीं हैं तो आप किसी से भी इस्तीफा ले सकते हैं। लोकतंत्र में डरे नहीं। क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया था। उन्हें टाइफाइड हो गया है, इस बात की जानकारी दीपके ने खुद एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर करके दी। अभिजीत दीपके ने कहा कि मुझे टाइफाइड हो गया है। अभिजीत दीपके ने आगे कहा कि मेरा इलाज लगातार चल रहा है, मुझे रोज आईवी ड्रिप लगाई जा रही है, लेकिन मैं देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सभी कॉकरोच का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। वहीं नीट पेपर लीक विरोध और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 26 दिनों तक अनशन पर बैठे रहे सोनम वांगचुक का दिल टूट गया। अनशन खत्म करने के बाद लोगों के सवालों का जवाब दे रहे सोनम ने शुक्रवार रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर कर अपनी बात रखी। वीडियो में सोनम ने कहा कि फिजिकली लड़कर, झगड़कर और हड़ताल करके जमीन पर लेटकर जो ताकत 20वें दिन मुझ में बची थी, वो ताकत लगाकर मुझे बाहर निकलना पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुखी और हैरानी के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों, बहनों और छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरा 11 किलो शरीर खत्म हो गया, मसल्स चली गई, बॉडी के ऑर्गन्स और दिमाग लगभग डैमेज हो चुके हैं। लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड से निकलकर दिल्ली की तपती धरती पर अनशन करने के क्या मुझे किसी से चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने अनशन तोड़ा तो क्यों तोड़ा और किसके हाथों तोड़ा और किसके हाथों से नहीं तोड़ा? अब मैं थोड़ा तरल पदार्थ ले रहा हूँ। मुझे लगातार फोन आ रहे हैं कि अनशन तोड़ने के लिए मैंने कोई डील की है। जंतर मंतर पर 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद जंतर मंतर पर लगाए गए दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि एफआरएस ने पिछले 3 दिनों में विरोध स्थल पर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2500 से अधिक लोगों की पहचान की है। हिंसा में 130 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है। अब तक इस मामले में कुल 15 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पुलिस का आरोप है कि भीड़ में शामिल बदमाशों ने सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया और चाकू अन्य धारदार हथियारों से हमले कर दिए। वहीं यूपी के फतेहपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले युवा सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। सैफई का विकास हो रहा है और बाकी सब भाड़ में जाए, यही इनका एजेंडा था। जिन लोगों ने युवाओं का शोषण किया और जिन्हें अंधकार में धकेला था, आज वो सपा और कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। हम पीएम मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए बड़े बड़े निर्णय किए हैं। कल केंद्र कैबिनेट ने फैसला किया कि नकल माफिया को 10 साल तक की सजा होगी और 10 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। कैबिनेट से बिल को मंजूरी मिल गई है और अब सोमवार को संसद में उसे पेश किया जाएगा। अब नकल माफिया को मिट्टी में मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई। बर्खास्त अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा। एक दिन पहले सरकार ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिवों को बदला था। अधिकारियों के अनुसार आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और संस्थान में तकनीकी सुधार लागू किए जाएंगे ताकि परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा ऐसा टेस्टिंग सिस्टम तैयार किया जा सके जिसमें पेपर लीक की गुंजाइश न हो। एनटीए 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर और यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल नियुक्त करे। वहीं जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को पुलिस ने पटना में हिरासत में ले लिया। तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने निकले थे। इस दौरान पटना जंक्शन के पास पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में लिया।
पुलिस की कार्रवाई के बाद तेज प्रताप के समर्थकों ने आक्रोश जताया। समर्थकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराना बिहार बंद का बड़ा उद्देश्य था। दोपहर बाद करीब 3 बजे तक प्रदर्शनकारियों के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर वायरल हुई। इसके बाद प्रदर्शन की गति कम की गई और प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह अपनी जीत का जश्न मनाया। बता दें, प्रोटेस्ट के दौरान पटना और सिवान सहित 8 जिलों में छात्रों ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव में सिवान में पथराव से एसपी घायल हुए। इसके बाद पुलिस को करीब 10 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। छपरा में छात्रों ने तो पुलिस की वैन में आग लगा दी। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि 70 उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है। उनके खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस को संयम बरतने के निर्देश दिए गए। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने कुल 6 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार कई अपराधी छात्रों के प्रदर्शन में घुसपैठ कर गए थे और वो ही उस दिन हुई गुंडागर्दी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपद्रवियों ने जूते और पानी की बोतलें फेंककर शुरुआत की और फिर उन्होंने पत्रकारों को निशाना बनाया, क्योंकि पुलिस ने स्थिति को और बिगाड़ने के कई प्रयासों के बावजूद उनके जाल में नहीं फंसने। मेरठ के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पति पत्नी के आपसी विवाद का हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क पर देखने को मिला। कचहरी के बाहर आईफोन को लेकर हुए विवाद में पत्नी ने बॉडी बिल्डर पति के साथ मारपीट कर दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए। पति ने भी अपनी फटी हुई शर्ट पत्नी के मुंह पे फेंकी। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा और भीड़ तमाशबीन बनी रही। बताया जा रहा है कि सोनम और संचित के बीच पहले से पारिवारिक विवाद चल रहा था और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। दोनों कचहरी के बाहर पहुंचे। इस दौरान पत्नी ने शादी के बाद पति को दिए गए आईफोन को वापस मांग लिया। आईफोन को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। वहीं जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से जुड़े उम्मेद अस्पताल में प्रसूता को गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। जांच में लापरवाही सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 2 रेजिडेंट डॉक्टरों को निलंबित किया है। वहीं एक नर्सिंग ऑफिसर का तबादला हो चुका है और ब्लड बैंक में कार्यरत संविदा लैब टेक्नीशियन की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई है। ये मामला 11 जुलाई का है। प्रसव के बाद धापू देवी को उम्मेद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में जांच में सामने आया कि ब्लड चढ़ाने की प्रक्रिया में गंभीर चूक थी। इस गलती का असर प्रसूता की किडनी पर पड़ा और उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली। सीजेपी के दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर कई फेक वीडियोस वायरल हुए। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने आज शनिवार को दोपहर में 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। दिल्ली पुलिस की ओर से बताया गया कि पाकिस्तान अकाउंट से फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। कई पोस्ट में भ्रामक जानकारी फैलाई गई। डीसीपी सेंट्रल रोहित राजवीर सिंह ने कहा, हमारी जांच में ये भी पता चला कि पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित जांच एजेंसियों के साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट की पहचान करने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं खंडवा के ओमकारेश्वर में ब्रह्मपुरी पार्किंग में नगर परिषद के अतिक्रमण हटाने के दौरान खुले छोड़े गए एक सेप्टिक टैंक में महाराष्ट्र से आया 3 साल का बच्चा गिर गया। पिता ने तुरंत टैंक में छलांग लगाकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। उसके बाद उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के दौरान मासूम ने अपना दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक फैला हुआ है। स्थानीय लोगों ने नगर की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया है। लगातार एक सप्ताह तक खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से स्थगित रहने के बाद शनिवार को आखिरकार श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। मौसम में आंशिक सुधार होने पर श्री मां वैष्णो देवी साइन बोर्ड प्रशासन ने सुबह करीब 7 बजे यात्रा बहाल करने का निर्णय लिया। यात्रा शुरू होने की सूचना मिलते ही देश भर से कटरा पहुंचे श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा पंजीकरण केंद्रों पर पहुंचकर पंजीकरण करवाने लगे। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में करने की कोशिश के आरोप लगे। 3 अंतरराष्ट्रीय संगठनों एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस ने संयुक्त बयान जारी कर ये आरोप लगाए हैं। संगठनों का कहना है कि सरकार 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। संगठनों का कहना है कि सरकार का मकसद सुप्रीम कोर्ट की संरचना बदलना है। उनका आरोप है कि हाल के महीनों में ऐसे कई कदम उठाए गए जिनसे अदालत की स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है और संवैधानिक मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। लखनऊ के अलीगंज में जिस 4 मंजिल इमारत में आग लगने से 15 लोगों की जलकर मौत हुई थी, उसे ढाया जा रहा है। शनिवार सुबह 7:30 बजे एलडीए के 45 अफसर और कर्मचारी 3 बुलडोजर और एक हाइड्रोलिक मशीन लेकर मौके पर पहुंचे। अस्पताल की सड़कों को बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया गया। 100 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए। इसके बाद बिल्डिंग को गिराना शुरू किया गया। बुलडोजर एक्शन के बीच ही बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला के वकील राजेंद्र शुक्ला मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा, एलडीए ने 25 जुलाई तक का वक्त दिया था, फिर उसी दिन कार्रवाई करने कैसे पहुंच गए? ध्वस्तीकरण का कोई अलग आदेश इन्हें नहीं मिला। कार्रवाई को अदालत में हम चुनौती देंगे। वहीं सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को बचाने आज सपा के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचा। सबसे पहले सपा सांसद इकरा हसन संत शिरोमणि गेस्ट हाउस पहुंची। इसके बाद रुचि वीरा और जियाउर रहमान बर्ग पहुंचे। सभी सांसदों ने बंद कमरे में बैठक की। इसके बाद डेलीगेशन जौहर विश्वविद्यालय रवाना हुआ। यहाँ गेट पर 8 दिन से धरने पर बैठे छात्र छात्राओं से मुलाकात की गई। इसके बाद ये डेलीगेशन रामपुर डीएम
अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात कर जौहर बीवी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेश को वापस लेने की मांग कर ज्ञापन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा और काशी के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी मंदिर मस्जिद का विवाद गहराने लगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान जामा मस्जिद बनाने को लेकर खूब बवाल हुआ था। अब मालदा जिले में स्थित तकरीबन 650 साल पुरानी मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। हिंदूवादी संगठन का दावा है कि जहां ये मस्जिद मौजूद है वहां पहले भगवान शिव को समर्पित मंदिर था। दावा करने वाले संगठन का कहना है कि वो इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट जाएगा और ASI से जांच कराने की मांग करेगा। मस्जिद के पास पूजा अर्चना भी की। तो ये थी आज की देश दुनिया की बड़ी खबरें। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, लेकिन देश दुनिया में होने वाली हर बड़ी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए हेडलाइन ब्यूरो, जहां मिलती है हर खबर सबसे पहले। धन्यवाद।